हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का डायमंड एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत है। देखो, लास्ट क्लास में हमने 10th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट का पहला लेक्चर कर लिया था। आज हम दूसरे लेक्चर को करने वाले हैं। तो पहले लेक्चर में हमने लाइट के बारे में समझा था और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में देखा था कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे, तो दोनों लॉज हमने पढ़े थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, और उसके हमने स्पेशल केसेस भी पढ़े थे कि किस तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का स्पेशल केस होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मिरर्स के बारे में कि मिरर्स कितने तरीके के होते हैं, मिरर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, और मिरर के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स रहेंगे उन सबको हम वन बाय वन देखेंगे कि इमेज किस तरीके से बनती है, क्या होगा। तो पूरी चीज़ें हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं मिरर की बात करूं तो मिरर दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? पहला है हमारा स्फेरिकल मिरर और दूसरा जो है हमारा वो हो जाएगा प्लेन मिरर। तो फर्स्ट स्फेरिकल मिरर, सेकंड कौन सा होता है? प्लेन मिरर। तो दो तरीके के मिरर हैं। अब जो स्फेरिकल मिरर होता है वो फिर से दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है। पहला इसका कौन सा पार्ट होता है? कॉनकेव, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोल देते हैं। तो इस तरीके से मिरर का क्लासिफिकेशन किया गया है और आप नाम से ही देख सकते हो, बहुत नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्फेरिकल मिरर क्या होगा या प्लेन मिरर क्या होगा। स्फेरिकल मिरर का मतलब ऐसा मिरर जिसका शेप स्पेयर टाइप में होती है। तो शेप अगर स्फेरिकल है उसको हम क्या बोल देंगे? स्फेरिकल मिरर बोल देंगे। और शेप अगर किसी भी मिरर की प्लेन है, एक प्लेन फॉर्म में दे रखा हो, तो कौन सा हो जाएगा भाई? प्लेन मिरर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बना दिया यहाँ पर, ये कोई स्पेयर मैंने बनाया है और इसको अगर हम पॉलिश कर दें, किसी एक साइड को एक तरफ से पॉलिश कर दें, तो स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। अगर प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर यानी एक सीधा सीधा प्लेन होगा और उसको अगर मैं एक साइड से पॉलिश कर देता हूँ तो कौन सा मिरर हो जाएगा भाई? ये प्लेन मिरर हो जाएगा। तो प्लेन मिरर में एक साइड से पॉलिश कर दिया है, तो ये प्लेन मतलब कोई भी ग्लास होगा, ग्लास को अगर हम एक साइड से पॉलिश कर दें, एक सरफेस को पॉलिश कर दें, तो प्लेन मिरर हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई भी ग्लास फॉर्म में है और उसको हम एक साइड से पॉलिश कर दें और उसका जो शेप है स्फेरिकल है, तो वो कौन सा बोला जाएगा? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर से दो तरीके के मिरर बनाए जा सकते हैं, कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। कब कॉनकेव होगा, कब कॉन्वेक्स होगा, इसको अगर आपको देखना है तो देखो भाई, अगर मैं इस मिरर को इसके आउटसाइड से पॉलिश कर देता हूँ इस तरीके से, अगर मैंने इसे आउटसाइड से पॉलिश कर दिया, तब ये वाला जो मिरर बना है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा हो जाएगा? कॉनकेव मिरर हो जाएगा। और अगर मैं इसे इनसाइड से पॉलिश करता हूँ, इस तरीके से अगर मैं इसे पॉलिश कर दूँ, अंदर की ओर से अगर पॉलिश कर दिया जाए, तब ये वाला जो मिरर बनेगा इसको हम क्या बोल देते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो जो स्फेरिकल मिरर है उसके आउटसाइड से अगर पॉलिश की हुई है तो उसे हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे, और इनसाइड से अगर पॉलिश की हुई है तो उसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। और भी मैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो दोनों तरीके के मिरर्स हैं इनको मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में कि प्लेन मिरर पे किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से हम इमेजेस को बनाएंगे। ठीक है, तो प्लेन मिरर के बारे में देखते हैं, आगे करते हैं। देखो भाई, प्लेन मिरर में ये वही मिरर है जिसमें आप रोज़ जैसे अपने सिर को मतलब अपना चेहरा देखते हो, है ना। तो जिस मिरर में आप चेहरा देखते हो वो कौन सा मिरर होता है भाई? प्लेन मिरर ही होता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर में आपने नोटिस किया हुआ होगा कि जब हम चेहरा देखते हैं तो जितनी डिस्टेंस पे हम खड़े हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे मिरर है, जितनी डिस्टेंस पे हम खड़े हैं उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर के अंदर की तरफ हमारी इमेज बनती है। तो जितनी डिस्टेंस पे हम हैं उतने ही अंदर की तरफ हमारी इमेज बनती होती है। अगर मैं मिरर की तरफ चलूँ तो मिरर की तरफ अगर हम चल रहे हैं तो जो इमेज बन रही है मिरर के अंदर वो भी जो है हमारी तरफ आती हुई लगती है। अगर हम मिरर से दूर की ओर जाते हैं तो जो इमेज बनी हुई है वो भी दूर की तरफ जाती हुई हमें लगती है। तो देखते हैं कि इमेज किस तरीके से बनती है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये कोई प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है भाई? प्लेन मिरर मैंने मान लिया। अब प्लेन मिरर के सामने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। मैंने यहाँ पे मान लिया कि प्लेन मिरर है और इसके सामने ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को मैंने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। इस मिरर को थोड़ा सा और मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका हमें देखना है कि इमेज कहाँ पे बनेगा। तो अगर आपको इमेज बनाना है तो
इमेज के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो इमेज होती क्या है, इमेज को आप कैसे पहचानोगे? तो इमेज का मतलब होता है, आगे तक याद रखने वाली बात है। इमेज बच्चों को पता ही नहीं होती हम किस तरीके से निकालते हैं क्या होती है इमेज। तो इमेज का मतलब अगर कहीं पे रिफ्लेक्शन हो रहा है और वहाँ पर आपको देखना है कि इमेज कहाँ पर बन रही होगी, तो इमेज को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर हमारी इमेज बनती है। तो इमेज के लिए आप बोल सकते हो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रेज का हम इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं। और अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है बल्कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, आगे हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, तो रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है तो वहाँ पर हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। तो रिफ्रैक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन जहाँ पर होता है वहीं पर हमारी इमेज बनती है। अब जो इमेज होती है वो दो तरीके की पॉसिबल होती है। दो तरीके की कौन कौन सी इमेज पॉसिबल होती है? तो दो तरीके की हमारी होती है, एक तो रियल इमेज पॉसिबल होती है और एक होती है हमारी वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या है या वर्चुअल इमेज क्या है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। रियल इमेज का मतलब होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज जो इंटरसेक्ट हो रही हैं, अगर वो वास्तव में मिल रही हैं, अगर वो रियल में इंटरसेक्ट हो रही हैं, तब तो उनके द्वारा रियल इमेज बन जाती है। और जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, अगर वो रियल में नहीं मिलती हैं, बस हमें मिलती हुई अपीयर होती हैं, लगता है कि उस पॉइंट पे जाके मिल रही होंगी, अपीयर अगर होगा तो इमेज कैसी बनती है भाई? वर्चुअल इमेज बन जाती है। ठीक है, अगर रियल में मिल रही है, एक्चुअल में मिल रही हैं, तब तो रियल इमेज हो जाएगा, और बस अपीयर हो रही हैं इंटरसेक्ट करते हुए, तो वो हमारा वर्चुअल इमेज होगा। और ध्यान से देखो, जब कभी भी रियल इमेज बनती है उसका मतलब आप ये समझोगे कि अगर रियल इमेज बन रही है तो उस समय हमेशा इमेज उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी? उल्टी बनती है। और जब इमेज वर्चुअल बनती है तब हमेशा वो इमेज सीधी बनती है। ठीक है, अब देखो जो उल्टी इमेज बनती है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड इमेज। तो आप इसे बोल सकते हो कि अगर इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड भी होगी, और अगर इमेज वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगी। इरेक्ट यानी सीधी इमेज, और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टी इमेज यहाँ पर बन रही होगी। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हो। तो इमेज का मतलब क्या समझे आप? इमेज का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। क्या बोल सकते हो? यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ इस साइड में, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर इमेज बन जाती है। कब? जब रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। तो रिफ्रैक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहाँ पर इमेज बनेगी। दो तरीके से बनेगी, अगर रेज एक्चुअल में मिल रही हैं तो रियल होगी, और रियल जब बनती है तो हमेशा वो इन्वर्टेड भी होगी यानी उल्टी इमेज बनेगी। अगर वो मतलब अपीयर हो रही है, किरणें मिलती हुई रेज अपीयर हो रही हैं, तो वहाँ पर वो इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट यानी सीधी बनेगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की, कि प्लेन मिरर के आगे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है वो हमें देखनी है। तो कैसे पता करेंगे? देखो, ऑब्जेक्ट से इस मिरर के ऊपर कुछ रेज जा रहे होंगे, जैसे मैंने पहली रे इस तरीके से भेज दी, तो इससे जो ऑब्जेक्ट से इस मिरर के ऊपर, ये प्लेन मिरर है हमारा, इस मिरर के ऊपर जो रे गई है यहाँ पर जाके इंसिडेंट हुई। अब हमें देखना है कि ये मिरर इसे रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट किधर करेगा। देखो, अगर हमें ये पहचानना है कि रे यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद में किधर जाएगी, ऊपर जाएगी तो कितना ऊपर जाएगी, या इधर जाएगी या नीचे की ओर आएगी, तो उस चीज़ को हम कैसे पहचानते हैं? देखिए, अगर हमें देखना है कि रे जाएगी तो जाएगी किधर, तो सबसे पहले आप मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। क्या डाल दो? परपेंडिकुलर। सबसे पहला रूल यही है कि रे जाएगी तो जाएगी किधर, तो सबसे पहले क्या डाल दो? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी एक ऐसी लाइन हमने खींच दी जो इस मिरर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और हम जानते हैं, ये देखो इंसिडेंट रे है और ये क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है?
इंसिडेंट एंगल आई हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो जितना एंगल आई बन रहा है उतना ही एंगल आर होता है। तो रिफ्लेक्टेड रे किधर बनेगी भाई, नॉर्मल के दूसरी तरफ बन रही होगी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ये जो इंसिडेंट रे है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद में कुछ इस तरीके से ये गई होगी, और ये वाला जो एंगल होगा इसको हम क्या बोल सकते हैं, आर। तो एक तो रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई, और अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना है रिफ्लेक्टेड रेज का तो एक और चाहिए कम से कम। तो एक दूसरी रे अगर मुझे निकालनी है तो फिर से मैंने इसके ऊपर एक और रे भेज दी। तो इस तरीके से मैंने एक और रे डाली, तो ये इंसिडेंट रे मैंने एक और डाल दी। अब ये किधर जाएगी, तो इसके ऊपर हमने फिर से क्या डाल दिया भाई, नॉर्मल डाल दिया। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा। जितना एंगल आई है उतना ही एंगल आर होगा, नॉर्मल के दूसरी तरफ होगा। तो ये रे रिफ्लेक्शन के बाद में कुछ इस तरफ नीचे की ओर जा रही होगी, और नॉर्मल से इस रे का जो बीच का एंगल होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, एंगल आर। तो अब देखो ये जो दोनों रे हैं, ये वाली रे और ये वाली रे, ये दोनों तो क्या हो गई, इंसिडेंट रे। और ये वाली रे और ये वाली रे कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों का जहां पर इंटरसेक्शन होगा वहीं पर क्या बन रही होगी, इमेज बन रही होगी। तो आप सोच के देखो, ये जो दोनों रे हैं, लाइट ऐसे आई, इस तरीके से आई, और मिरर से टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट हो गई इस तरीके से। तो क्या इन दोनों रेज का आगे की ओर कहीं पे इंटरसेक्शन होगा, क्या ये दोनों आगे की ओर कहीं पे मिलेंगे? तो भाई इन रेज के बीच में गैप आ रहा है, इसका मतलब ये आगे की ओर तो नहीं मिलेंगे। अगर आगे की ओर नहीं मिलेंगी तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर इन दोनों रेज को मैं पीछे की तरफ मिलाऊं, पीछे की तरफ बढ़ाऊं, तो पीछे कहीं पर जाके हमें मिलती हुई अपीयर जरूर हो सकती है। तो इन दोनों रेज को, जो दोनों रेज हैं, इनको अगर मैं पीछे की तरफ मिलाता हूं, इस तरीके से मैंने इनको पीछे की ओर बढ़ा दिया, तो पीछे की ओर अगर मैंने इन्हें बढ़ाया तो यहां कहीं पर ये मिली, और जिस पॉइंट पे जाके मिली हैं उस पॉइंट पे ही क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इमेज। अब ये जो इमेज बनी है ये रियल होगी या वर्चुअल होगी? तो देखो रिफ्लेक्टेड रेज वास्तव में अगर मिलती, एक्चुअल में अगर मिलती तब तो रियल होती, लेकिन ये एक्चुअल में तो पीछे आई ही नहीं है। एक्चुअल में तो ये यहां तक आई रही और इधर चली गई है। तो ये हमें केवल और केवल अपीयर हो रहा है कि पीछे की ओर ये मिल रही है। और अगर अपीयर हो रहा है इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि जो इमेज बनी है यहाँ पर, कैसी इमेज बनी है भाई, ये वर्चुअल इमेज बनी है। कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल। और मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जब कभी भी वर्चुअल इमेज बनती है तो वो हमेशा किस तरीके से बनेगी, इरेक्ट इमेज बनती है, यानी सीधी इमेज बनती है। और आप जब चेहरा देखते हो उस मिरर के अंदर, तो मिरर के अंदर चेहरा आप देख रहे हो जो आपके घरों में लगा हुआ होता है जनरली, तो उस चेहरे, वो जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर ही होता है, और उसमें आप देख रहे हो तो उस चेहरा जो है आपका सीधा ही नज़र आता है। ऐसा तो है नहीं कि उसमें उल्टा नज़र आ रहा हो, है ना। आप अगर सीधे खड़े हो तो उसमें भी आपको सीधा ही नज़र आता है। और देखो आप यहाँ पे, ये जो प्लेन मिरर के कारण इमेज बनी है इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम देखेंगे वन बाय वन। तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से जितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, सेम उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनती है। पहला प्रॉपर्टी तो यही है कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है सेम उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनती है। अगर आप इन रेज को बिल्कुल एक्यूरेट सीधा सीधा नाप के बनाओगे तो बिल्कुल आपको गैप भी इक्वल ही नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा बहुत टेढ़ी हो गई है लाइन, तो इसलिए थोड़ा सा अंतर आएगा। अदरवाइज जितना गैप यहाँ पर है सेम उतना ही गैप आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ मूव करवाऊँ तो इमेज भी इस तरफ मिरर की तरफ मूव करेगी, यानी ऐसे करके मोशन हो रही होगी। और अगर मैं ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर कराऊँ तो इमेज भी इससे उतनी ही दूरी पर जा रही होगी। क्लियर है। और अगला पॉइंट क्या होता है, अगला पॉइंट आप इस तरीके से देख सकते हो। आपने मिरर के अंदर ये जनरली देखा होगा कि मिरर में जब आपने अपना चेहरा देखा तो ये वाला जो हाथ है आपका वो इस तरफ दिखाई देता है, और ये वाला जो हाथ है वो इस तरफ दिखाई देता है। यानी आपकी जो ये साइड है वो चेंज हो जाती है, इधर वाली इधर और इधर वाली इधर होती है। इनको हम लिख लेते हैं वन बाय वन। तो ये आप बना लेना, क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। और यहाँ पर मैंने बता ही दिया है कि इमेज होती क्या है। क्लियर है। अब इमेज जो प्लेन मिरर के कारण बनी है
जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताए हैं उन्हें जो है देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑब्टेन्ड इन ए प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट, कैसी बनती है भाई, इरेक्ट यानी सीधी, सीधी यानी वर्चुअल तो होगी ही होगी भाई वो, ठीक है। एंड द सेम साइज, साइज भी सेम होता है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही इमेज का भी साइज होगा, तो सेम साइज की बनेगी, इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल इमेज हमें बनती हुई मिलेगी वहां पर। दूसरा पॉइंट देखो, इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, तो जितने सामने ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज उसके अंदर की ओर बनती है, सेम डिस्टेंस से बनती है वो, बिल्कुल, है ना। तीसरा पॉइंट वही है जो अभी मैं आपको बता रहा था, इमेज इन ए मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब बिल्कुल यही है कि जब आप मिरर के अंदर देखते हो, जैसे आप इससे समझ सकते हो कि कोई लड़का खड़ा हुआ है, इसने अगर ये वाला हाथ खड़ा किया है मिरर में तो इसको ये वाला नजर आएगा, ठीक है। तो अगर वो लेफ्ट वाला खड़ा करा तो लेफ्ट वाला राइट में हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में हो जाएगा। तो इस तरीके से पोजीशंस के जो चेंज होता है उसी को हम बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं इसे, लैटरली इन्वर्टेड होता है। तो ये हमारे प्लेन मिरर के कारण जो इमेज फॉर्मेशन हो रहे हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। क्लियर है, आगे करते हैं। आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी है और हमारे जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उनके नोट्स आपको प्रॉपर वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आगे करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। A robot is standing at a distance 8 मीटर away from a plane mirror। तो रोबोट जो है 8 मीटर दूरी पर खड़ा हुआ है प्लेन मिरर से। At what distance from him will his image be formed? तो इमेज उसकी कितनी दूरी पर बन रही होगी, रोबोट से पूछी हुई है। तो हम बोल सकते हैं कि प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पे रोबोट है सेम उतनी ही डिस्टेंस पे प्लेन से रोबोट की डिस्टेंस होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर 8 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी भाई, 8 ही हो जाएगी। और टोटल अगर आप ये बोलोगे रोबोट से कितनी डिस्टेंस है उस इमेज की, तो रोबोट से तो कितनी हो जाएगी, 8 + 8 यानी 16 मीटर की हो जाएगी। बच्चे यहाँ पर बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं। बच्चों को लगता है कि हमें जो है पूछा गया है कि अगर प्लेन मिरर से यहाँ पर ये रोबोट 8 मीटर पे है तो इमेज प्लेन से कितने पे है। आप क्वेश्चन में ध्यान से समझेंगे, अगर पूछा गया है कि प्लेन से उस रोबोट की इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी तब तो 8 है, और उस रोबोट से उसकी जो इमेज है वो कितनी डिस्टेंस पे नजर आएगी, तो वो कितना हो जाएगा, 8 + 8 यानी 16 मीटर का हमें मिल जाएगा, डबल हो जाएगा पूरा का पूरा। क्लियर है, तो सिंपल तरीके से बोला जा सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगले केस में क्या बोला है, नाउ इफ ही मूव्स ए डिस्टेंस 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर देन एट व्हाट डिस्टेंस विल हिज इमेज बी फॉर्म्ड। अगर रोबोट 2 मीटर इस मिरर की तरफ चला जाता है तब उसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो देखो जैसे जैसे ये मिरर की तरफ 2 मीटर अगर चला तो इमेज भी मिरर की तरफ आती हुई नजर आएगी, है कि नहीं। अगर ये 2 मीटर इधर चल रहा है तो इमेज भी 2 मीटर आएगी, अगर ये 2 मीटर दूर जाएगा तो इमेज भी 2 मीटर दूर जाएगी। क्लियर है, तो आप देख सकते हो सीधा सीधा पहले कितनी डिस्टेंस पे था भाई, ये 8 मीटर पे था। अगर ये 2 मीटर चला गया है तो अब कितना रह जाएगा, 6। ये अगर 6 है तो ये भी कितना बचेगा, 6 मीटर ये और 6 मीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी भाई, 12 मीटर हो जाएगी। यानी पहले टोटल डिस्टेंस इनके बीच की कितनी आ रही थी, 16 आ रही थी। अगर ये 2 मीटर आगे चला जाता है तो ओवरऑल ये अगर 2 मीटर गया है तो इमेज भी 2 मीटर आई होगी, यानी 4 मीटर का अंतर आ जाएगा। तो 16 थी पहले, अब कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, कोई सोचने वाली खास यहाँ पे बात थी नहीं, आराम से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। बस लैंग्वेज का खेल होता है, जब ये क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे थोड़ा सा लैंग्वेज में उलझ जाते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये वही है, अभी मैंने आपको बताया था मिरर्स के टाइप्स के बारे में, और मैंने मिरर्स को 2 तरीके से आपको बताया था, एक स्फेरिकल मिरर होता है, एक प्लेन मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर 2 तरीके का है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो प्लेन मिरर के बारे में तो हमने देख लिया है कि प्लेन मिरर के कारण इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और प्लेन मिरर से किस तरीके के इमेजेस बनती हैं, और जो इमेज होती हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। तो स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो 2 तरीके के हैं, कौन कौन से हैं,
कॉन्वेक्स मिरर और कौन सा है, कॉनकेव मिरर। अब जैसे ये जो आपको मिरर नज़र आ रहा है ये स्फेरिकल मिरर है। अगर इस मिरर को मैं बाहर की तरफ से आउटसाइड डायरेक्शन ऐसे करके अगर मैं इसको पॉलिश कर देता हूँ, इस तरीके से अगर मैं पॉलिश कर दूँ, तब ये वाला जो मिरर है यहाँ से यहाँ तक का जो मिरर आपको दिखेगा, इसको आप क्या बोलोगे, कॉनकेव मिरर बोल दोगे। अगर मैं इस मिरर को अंदर की तरफ से पॉलिश कर देता हूँ, अंदर की तरफ से अगर पॉलिश किया हुआ है, तब ये वाला जो मिरर मिलेगा इसको आप क्या बोलोगे, कॉन्वेक्स मिरर बोल दोगे। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही मिरर एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर का पार्ट होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर का पार्ट है जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, वो सेंटर इन दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है कि जो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जिस भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट रहे हैं, हिस्सा रहे हैं, उस स्फेरिकल मिरर का कोई ना कोई तो सेंटर होगा। उस सेंटर को ही इन मिरर्स के लिए हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, आगे बहुत सारे टर्म्स हैं, उन्हें हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं इनके मिड पॉइंट को मिला दूं, ये जो मिड पॉइंट होता है मिरर्स के बीच में, इनको हम पोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल्स, ये वाला। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये रेडियस के बराबर हो जाएगी, ये भी रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो मिरर के लिए इस रेडियस को हम बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आगे हम उसे देखते हैं, देखो वन बाई वन। जैसे देखो स्फेरिकल मिरर, एक तरफ कॉन्वेक्स एक तरफ कॉनकेव। तो अगर मिरर को अंदर से पॉलिश किया हुआ है तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, और बाहर आउटसाइड डायरेक्शन से पॉलिश किया हुआ है तो कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं समझने के लिए। देखो, अगर मिरर को इनसाइड अंदर की तरफ से अगर पॉलिश किया है तो रे कहाँ पे आएगी, आउटसाइड में आके गिरेगी, है ना, बाहर की तरफ गिरेगी। तो बाहर की तरफ अगर रे आके गिर रही है, यानी कि बाहर की तरफ से इसका क्या है भाई, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आप बोल सकते हो कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, बाहर वाला हो जाएगा। किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। और यहाँ पर देखो, अगर इसे बाहर से पॉलिश कर दिया जाए तो लाइट कहाँ पे आके गिरेगी, इनसाइड डायरेक्शन में गिरेगी। तो कॉनकेव के लिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सा हो जाएगा, अंदर वाला हो जाएगा। तो कॉनकेव मिरर में तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला होता है और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब है जिस सरफेस पे लाइट आके गिरेगी। ठीक है, तो लाइट उधर ही से गिरेगी जिसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉलिश किया हुआ है। तो पॉलिश अंदर से हो रहा है तो लाइट इधर से आएगी, पॉलिश बाहर से हो रही है तो लाइट इस तरफ से आ रही होगी। जहाँ से पॉलिश किया हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपेक सरफेस। क्या बोल देंगे, ओपेक सरफेस। तो कॉन्वेक्स के लिए ओपेक सरफेस ये वाला हो जाएगा और कॉनकेव के लिए यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के ऊपर अगर हम रे डालें तो ये इंसिडेंट रे है, ये जो रे है यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम उसी तरीके से ये वाली रे मैंने डाली है, इधर रिफ्लेक्ट हो गई है ये वाली। तो कॉनकेव मिरर ने जो रेज हैं, ध्यान से देखो, रेज को क्या कर दिया है, दूर दूर कर दिया है। दूर दूर करने का मतलब फैला दिया है। रेज को जो फैलाता है उसका मतलब है, इस मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्स का मतलब फैला देना, दूर दूर कर देना। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, डाइवर्जिंग मिरर जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, डाइवर्जिंग का मतलब है रेज को फैला देना। कॉनकेव मिरर में देखते हैं, ये रे सीधी सीधी गई है, रिफ्लेक्शन हुआ, ये इधर मुड़ गई, इधर से रे गई है, रिफ्लेक्शन हुआ, इधर मुड़ गई। तो कॉनकेव ने इन रेज को मिला दिया है। क्या किया है, मिला दिया है, पास पास में मिलाया है। और अगर रेज पास पास में मिल जाए तो उनको हम क्या बोल देंगे भाई, कन्वर्जिंग मिरर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कन्वर्जिंग। तो कन्वर्ज करने का मतलब है रेज को मिला देना, डाइवर्स का मतलब होता है रेज को दूर दूर फैला देना। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर को किस नाम से जानते हैं, कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर को किस नाम से जानेंगे, डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानेंगे। इस तरीके से आप दोनों मिरर्स को समझ सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, है ना। आगे चलता है, देखो कुछ टर्म्स हैं और ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी बच्चों को पता भी होनी चाहिए। तो ये टर्म्स पूरे चैप्टर में चलते ही रहेंगे। तो होती क्या है, देखो पहला है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था
कि जैसे स्पेरिकल मिरर है, स्पेरिकल मिरर को अगर अंदर से पॉलिश कर दिया जाए तो ये वाला कौन सा मिरर हो गया हमारा, कॉन्वेक्स, और अगर बाहर से पॉलिश किया जाए तो ये कौन सा हो गया हमारा, कॉनकेव। तो एक कॉनकेव मिरर है, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों ही किसी स्पेरिकल मिरर का हिस्सा रहे हैं, स्पेरिकल मिरर का पार्ट है। तो ये दोनों मिरर जिस स्पेरिकल मिरर का पार्ट है, उस स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर है, उस सेंटर को ही इन मिरर्स के लिए क्या कहा जाता है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ठीक है, तो जो स्पेरिकल मिरर का सेंटर है, उस सेंटर को कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। तो कोई नई चीज़ नहीं है, जो भी स्पेरिकल मिरर का सेंटर है वही इन दोनों के लिए क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन देख सकते हो, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। ठीक है, दूसरा देखो, एक होता है हमारा पोल। अब देखो पोल क्या होता है, पोल को हम P से रिप्रेजेंट कर देते हैं हमेशा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जनरली C से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोल P से रिप्रेजेंट किया जाता है। पोल होता क्या है, पोल होता है कि जो मिरर है, जैसे ये हमारा मिरर है, इस मिरर का जो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट होता है, इसको हम पोल बोलते हैं, P से रिप्रेजेंट करता है। ये मिरर है, इसका जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, इसको हम क्या बोल देंगे, पोल बोल देंगे, P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर आप बोल सकते हो कि जो मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वो पोल बोला जाएगा। तो द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्पेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर, तो मिरर का जो स्पेरिकल सरफेस है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या बोला जाएगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब है बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोल बोल देंगे। तो ये हमारा पोल हो गया, इसको हम क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। आगे देखते हैं, एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस का क्या मतलब है, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब होता है कि अगर मैं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दूं, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर मिला दें और पूरा लाइन हम इस तरीके से खींच दें, तो ये वाली जो लाइन है, इस पूरी लाइन को मैं प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकता हूँ। तो एक ऐसी लाइन है जो इस मिरर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करूं, तो इसका पोल ये है, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए एक सीधी लाइन खींच दी जाए, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पूरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो क्या बोलेंगे, इट इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पोल ऑफ मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वही प्रिंसिपल एक्सिस है, वो दो मिरर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। आगे देखिए, अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से सीधा सीधा सा मतलब है कि देखो जो स्फीयर है, इस स्फीयर की रेडियस क्या हो जाएगी भाई, सेंटर और पोल को अगर मैं मिला दूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, रेडियस बोल सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं कॉनकेव मिरर के लिए बात करूं, तो सेंटर और पोल को अगर मिला दूं तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो जो इस स्फीयर की रेडियस है, उस स्फीयर की रेडियस को मैं इन दोनों मिरर्स के लिए क्या बोलूँगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए हो जाएगी। और कॉनकेव के लिए कौन सी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यानी C से P तक की जो डिस्टेंस है, वो कॉनकेव के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का काम करेगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सिंपल सा है, जो उस स्फीयर की रेडियस थी पोल और C के बीच का जो सेपरेशन है, वही अब उन मिरर्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बोली जाएगी। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मीडियम ऑफ ए मिरर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। तो इस तरीके से आप इनको पता कर सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर C से रिप्रेजेंट किया जाता है, पोल P से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो सभी को। अब इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है वो होता है मेन फोकस, यानी फोकस क्या होगा इनका। तो फोकस की अगर हम बात करें तो समझते हैं, देखो आगे। तो नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस बोल सकते हो, और फोकस को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से। तो पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए फोकस को देखेंगे अलग से, और फिर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस को देखेंगे अलग से, कि कॉनकेव मिरर के लिए क्या होगा और कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा। देखो फोकस होता क्या है, पहले उसे समझ लो।
फोकस का मतलब है चाहे मिरर कोई सा भी हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर उस मिरर के ऊपर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज भेजूं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज भेजूं, तो पैरेलल रेज जो जा रहे हैं वो उस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में या तो एक ही पॉइंट पे मिलेंगी, एक्चुअल में मिलेंगी, या एक ही पॉइंट पे मिलती हुई अपीयर होंगी। अब अगर वो एक्चुअल में मिल रही हैं तो कौन से मिरर में मिलेंगी, या अपीयर होती हुई मिलेंगी तो कौन से मिरर में होंगी, वो हम डायग्राम से देख सकते हैं। देखो ये वाला है हमारा कॉनकेव मिरर, इस कॉनकेव मिरर पे ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने बहुत सारी रेज बनाई, जैसे ये रे आई सीधी सीधी इंसिडेंट रे, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद में इधर चली गई, एक दूसरी रे मैंने इधर से भेजी, रिफ्लेक्शन के बाद में ऊपर की तरफ चली गई, ऐसे ये वाली रे है इधर मुड़ गई, ये वाली रे है इधर मुड़ गई। तो आप देख रहे हो जितनी भी रेज मैंने भेजी हैं अगर वो पैरेलल हैं तो पैरेलल होने के बाद में एक ही पॉइंट पे आके मिल रही है, और जिस पॉइंट पे आके मिली है उस पॉइंट को ही मैं इस कॉनकेव मिरर का क्या बोल दूंगा, फोकस बोल दूंगा, जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और आप देख रहे हो कॉनकेव मिरर को हमने क्या बोला था, कन्वर्सिंग लेंस। कन्वर्स का मतलब है कॉनकेव मिरर के ऊपर अगर रेज को डाला जाए तो वो रेज को मिलाने का काम करता है, पास पास में मोड़ने का काम करता है। तो जितने भी रेज हमने डाली हैं उन रेज को कॉनकेव मिरर ने मिला दिया है, एक जगह भेज दिया, और जिस जगह पे भेजा है उस जगह को हम क्या बोल देते हैं, फोकस बोल देंगे। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर पे जैसे ये रे गई है तो यहाँ आने के बाद में रे ऊपर चली गई, एक रे ये है इधर चली गई, ये अगर मैं सीधी सीधी भेजूँ तो वापस लौट के आ जाती है, इधर से रे नीचे की ओर चली गई, इधर से रे इधर चली गई। तो अब ये रेज जो हैं वो दूर दूर जा रही हैं। अगर आप इन सभी रेज को पीछे की ओर ज्वाइन करोगे, पीछे की ओर ज्वाइन करोगे तो पीछे जिस बिंदु पर जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे भाई, फोकस बोल देंगे। तो ये तो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का है, और ये कौन से का है, कॉनकेव मिरर का है। तो कॉनकेव मिरर में तो जो फोकस है वो रेज का एक्चुअल पॉइंट है, एक्चुअल में वो मिली है जाके, और ये हमें बस मिलती हुई अपीयर हो रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉनकेव मिरर में जो फोकस बना है वो कैसा फोकस होता है, रियल फोकस होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो कैसा फोकस होता है, वर्चुअल फोकस होता है। तो रियल और वर्चुअल का मतलब बस इतना सा ही है, रेज रियल में मिली है, एक्चुअल में मिली है तो रियल फोकस हो गया, रेज केवल और केवल अपीयर हो रही हैं तो वो वर्चुअल फोकस हो जाएगा। डेफिनेशन देख सकते हो, ए कॉनकेव मिरर the reflected ray meet at point F on the principal axis। जो principal axis के जिस point पे मिल रही हैं वो focus होता है। This point is called focus of the concave mirror। convex के लिए क्या बोलेंगे, a convex mirror the reflected ray do not meet at any point but appear to come from a point F on the principal axis behind the mirror, mirror के पीछे की ओर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरीके से ये कॉन्वेक्स के लिए है, ये कॉनकेव के लिए है। अगली चीज क्या होती है भाई, जो फोकस है, इस फोकस को अगर मैं पोल से मिला दूं तो फोकस से पोल के बीच का जो सेपरेशन है, ये वाला जो सेपरेशन है, इसको हम बोल देते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ हो जाएगा। सिमिलरली पोल और फोकस के बीच का जो सेपरेशन है, ये वाला जो सेपरेशन है, इसको हम क्या बोल देंगे भाई, फोकल लेंथ बोल देंगे। तो ये यहाँ पे फोकल लेंथ हो जाएगा। दिस इज फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हम, ये वाला जो सेपरेशन है आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ है, और आप इधर भी देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है इसको हम क्या बोल देंगे, फोकल लेंथ बोल देंगे। और जो फोकल लेंथ है उस फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, स्मॉल एफ से हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फोकल लेंथ होती क्या है, द डिस्टेंस ऑफ फोकस। किसकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल। तो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ हो गया। अब एक आप यहाँ पे एक रिलेशन देखोगे। क्या रिलेशन देखोगे भाई, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये क्या हो गया हमारा फोकस, और ये क्या हो गया पोल। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि जितनी डिस्टेंस पे पोल से सेंटर होता है, सेंटर और पोल के बिल्कुल बीचा बीच में फोकस होता है। यानी जो फोकस होता है वो सेंटर और पोल के बिल्कुल मिड पॉइंट पे होता है फोकस। और ये अगर बिल्कुल मिड पॉइंट पे है तो देखो फोकस से पी के बीच का सेपरेशन क्या हो गया, फोकल लेंथ, और सी और पी के बीच का जो सेपरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो आर है वो एफ का
डबल है, f का अगर डबल कर दिया जाए तो r मिल जाएगा। या आप ऐसा कह सकते हो कि जो फोकस है वो फोकस r का आधा है, फोकस r का जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल है। चाहे आप कॉन्केव मिरर में देखो चाहे कॉन्वेक्स में देखो, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, फोकल लेंथ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये दोनों के बिल्कुल मिड पॉइंट पे होता है। मिड पॉइंट पे होने का मतलब यहाँ से यहाँ तक भी f है, यहाँ से यहाँ तक भी f है, इन दोनों को अगर मिला दोगे f और f तो कितना हो जाएगा भाई, ये 2f हो जाएगा, यानी r किसके बराबर हो गया, 2f के बराबर हो गया। तो आप लिख सकते हो, ये यहाँ पर दिख नहीं रहे, थोड़ा सा हो गया, मैं इधर लिख देता हूँ कि जो r होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो हमेशा 2f के बराबर होगा, फोकल लेंथ का डबल होगा। या फिर आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, कैसे भी लिख लो, f इज इक्वल टू r/2 या r इज इक्वल टू 2f। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फोकस जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीचा बीच में होता है। कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे जब इसका डायग्राम बनाते हैं ना तो कुछ भी चलता है भाई साहब उनका, कोई कहीं बना रहा है, कोई कहीं बना रहा है, जैसे पोल यहाँ पे बना दिया, यहाँ पर मैंने मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई बच्चा फोकस को इधर चिपका रहा है, कोई इधर लगा दे रहा है, कोई इधर लगा दे रहा है। तो आप जब डायग्राम बनाओ तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखा करो भाई कि जो फोकस है वो बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे बनाना है। भले ही आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना पा रहे हो तो कम से कम लगना तो चाहिए कि हाँ फोकस जो है P और C के बीच में ही आप बना रहे हो, है ना। तो कहीं भी मत बनाओ उसे, बिल्कुल कोशिश करो कि बिल्कुल वो मिड पॉइंट पे ही जाके जो है फोकस बने, ठीक है। तो ऐसा नहीं बनाना है आपको, ओके। तो F जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी हो जाएगी। फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, फोकस और P यानी पोल के बीच की जो डिस्टेंस है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर से P को अगर हम मिला दें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होगा या फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी हो जाती है। तो इस तरीके से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक पूरा? आगे देखते हैं, देखो बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखनी है आपको, है ना। तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो आप, या फिर एप्लीकेशन पे आपको ये सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी आपको। आगे देखते हैं, एक छोटा सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन अभी है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी है भाई, 32 सेंटीमीटर दे रखी है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 32 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ अगर मैं निकालूँ तो कितनी हो जाएगी। फोकल लेंथ हम जानते हैं कि r/2 के बराबर होती है, यानी 32/2 कर दो तो कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर हमारा इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर है? तो क्या दे रखा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ उसकी आधी हो जाएगी। ये हो गया हमारा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है बहुत ही सिंपल सा है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो स्पेरिकल मिरर की जो फोकल लेंथ दे रखी है कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पूछी गई है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी। तो फोकल लेंथ कितना दे दिया भाई, 20 सेंटीमीटर दे दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमसे पूछा गया है, तो f किसके बराबर होता है, r/2। चाहे आप ऐसे लिख लो कि r किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है। तो r यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 × f, f कितना है 20, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने अभी आपको करा दिया है, थोड़ा सा आइडिया लग जाए बस इसलिए। तो आज हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा है कि मिरर्स कितने तरीके के होते हैं, इमेज किस तरीके से बनती है, कब रियल इमेज होती है, कब वर्चुअल इमेज होगी। अगर रियल इमेज है तो हमेशा किस तरीके से बनती है भाई, वो उल्टी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और अगर वर्चुअल है तो हमेशा सीधी इमेज बनेगी, यानी इरेक्ट इमेज बनेगी। प्लेन मिरर से कैसी बनेगी इमेज, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया है। और कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के बारे में थोड़ा बहुत अभी हमने आइडिया देख लिया है कि जो उससे रिलेटेड जो कॉमन टर्म्स होती हैं कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इनमें रिलेशन क्या होता है, फोकस क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं, ठीक है। अगली जो क्लास होने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो भी कॉन्केव मिरर हैं या कॉन्वेक्स मिरर हैं उन पे जो रेज डाली जाती है वो किस तरीके से मुड़ती हैं। अब जैसे यहाँ पर ये आया था ना, जैसे ये आया था, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे थे, जैसे कोई भी
हमारे पास में मिरर दे दिया जाए, जैसे ये हमने रे डाली थी तो रे डाली है तो ये इधर ही क्यों मुड़ी है, या ये रे डाली है ये नीचे ही क्यों आई है, इनके पीछे के रीज़न क्या है ना, उन सब चीज़ों को अगली क्लास में पढ़ेंगे। यानी कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इनके रे डायग्राम क्या होंगे, और कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के अगली क्लास में हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, है ना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।